हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको वीक 10 के लेक्चर्स मैंने वीडियोस के लिंक्स इजी क्लास की वॉल्स पे आप लोगों की क्लासेस के सेक्शंस पे डाल दिए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने वो देख ली होंगी वीडियोस, और उसमें जो क्यूरीज हैं आप लोगों की जिन्हें वो समझ नहीं आई हैं वो आप अपने आने वाले दिनों में मुझसे क्लियर करोगे। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लायबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये। यू आर गाइस आर लकी टुडे। आज आपकी वीडियो छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इट सेज what we're gonna do in this topic. Let's see. It says we will explore areas of legal liability and mechanism for regulating potentially hazardous activities, as well as the factors which should be taken into account for safety related applications. So हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? हम इसमें लीगल लायबिलिटीज के जो आपके मैकेनिज्म्स हैं वो देखने जा रहे हैं, और आपको जो एक रिस्की डिसीजन रिस्की एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट करने की बारे में देखने जा रहे हैं, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। और हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें सेफ्टी रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Nowadays, computer control systems are to be found in a wide range of diverse applications such as। अब हमें बता रहा है कि जी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं हमें कहाँ कहाँ पे किन रेंजेस में मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमें क्या देती है? इट्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली इंडस्ट्री से हमें चीज़ें मिलती हैं दैट कम्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपके रोबोटिक्स हो गए, आपके रोबोट्स हैं, आपकी मशीनरी है, वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आ जाती है। देन कम इन द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में हमें क्या कहता है? इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग, रेडियोथेरेपी एक्सेट्रा। मेडिसिन में सिस्टम कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं या सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? आपकी इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग के लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, उसको मॉनिटर करने के लिए, जो आपको एवरी सेकंड पेशेंट की डिटेल दे रहा होता है, आप उसे मेजर कर रहे होते हो। और उसके बाद कहता है रेडियोथेरेपी, जो आपकी जितनी भी रेडियोथेरेपीज हैं उसके लिए भी ज़रूरी होता है, आप उसमें सॉफ्टवेयर अपने यूज़ कर रहे होते हैं। देन ट्रांसपोर्ट, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट, स्पेस शटल एक्सेट्रा, ये भी हम कंप्यूटर्स के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसमें कैसे कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं इसको देखते हैं। आपका जो रेलवे सिग्नल सिस्टम है वो भी ऑटोमेशन पे जा चुका हुआ है दुनिया में। वो इट्स बैक बाय द कंप्यूटर, उसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम बन जाता है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इवन के आप पे जो एयरक्राफ्ट है, अब अगर आप देखो आजकल के दौर में तो एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली ऑटो पायलट पे लगाया जा सकता है। ऑटो पायलट पे लगाने का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेटिंग इट। अगर उसके अलावा हम बात करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, वो भी इसमें आ जाती हैं। फिर स्पेस शटल्स आ जाते हैं आपके। मिलिट्री एंड डिफेंस एप्लीकेशंस, आपकी मिलिट्री एंड डिफेंस एप्लीकेशन जो हैं वो भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट हैं अब नाउअडेज। सो रेगुलेटरी इश्यूज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कवर इन इट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? यूज ऑफ appropriate standards is both a familiar and traditional technique for regulating hazardous activities and attempting to ensure the safety of a product। अब इसमें बात कर रहा है जी, आप अपने जो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं जिनसे हम फेमिलियर होते हैं, जो और जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं। किस चीज़ के लिए हम ये करते हैं कि हम अपनी जितनी भी रिस्की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए करते हैं, ताकि प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है वो हम श्योर कर सकें कि जी ये प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अ सिक्योर प्रोडक्ट विच विल गिव यू द 100% सेफ्टी, और द whatever the percentage of the safety is which we are committing or which we are delivering to our customers। देन सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग की बात कर रहा है। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्स दैट ईदर द प्रोडक्ट और द practitioner conforms to some specific standards, where the licensing means that the product cannot go on the market at all, or the practitioner operates unless the product is licensed or the practitioner is possession of the requisite license। अब कुछ चीज़ों का हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब उस सर्टिफिकेट लिए बगैर आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? ये आपको सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेशन में बता रहा है और लाइसेंसिंग में बता रहा है कि आप ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो वो तब तक मार्केट में नहीं जा सकती, तब तक आप उसको पब्लिकली नहीं मेंशन कर सकते जब तक कि आप उनका लाइसेंस नहीं ले लेते। ठीक है? और इसमें कहते हैं जी, प्रैक्टिशनर ऑपरेट अनलेस द प्रोडक्ट इज लाइसेंस और द प्रैक्टिशनर इन पोजीशन ऑफ द रिक्विजिट लाइसेंस। और वो प्रैक्टिशनर तब तक वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है जब उसके बाद लाइसेंस हो या उसने उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की हो।
रेगुलेटरी इश्यूज में फर्दर बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस क्या कहते हैं। प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशन शुड डिवाइस कोड्स ऑफ प्रैक्टिस टू गवर्न देयर मेंबर्स। अब आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ एसोसिएशन जो है वो आप कुछ कोड्स बताती है जो कि उनके मेंबर्स को गवर्न करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। फिर रेगुलेशन बाय लॉ की बात कर रहे हैं, द लॉ में exert a regulatory effect either directly or by requiring compliance with other form of regulations such as standards and licensing because of fears of legislation if safety standards are breached। अब बात कर रहा है जी हमारे लॉ की जो रेगुलेटरी इफेक्ट्स को देखते हैं और उसमें जो कंप्लाइंस की जाती है चीज़ों के साथ वो बता रहा है हमें इसमें कि आपको अगर जो स्टैंडर्ड और लाइसेंस आपके हैं अगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड ब्रीच होते हैं तो हमारा क्या होगा और कैसे हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम किसी चीज़ के कंप्लाइंस में बात कर रहे हैं और हम उसके स्टैंडर्ड्स को ब्रीच पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो ब्रीच नहीं होंगे, इन केस इफ दे गॉट ब्रीच देन व्हाट गोना हैपन। लीगल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं जी, लीगल लायबिलिटीज क्या है हमारी। वैसे तो लायबिलिटी क्या होती है आप लोगों को पता है, इट्स समथिंग विच वी ओ, जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कहता है जी सिस्टम डिजाइनर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में हैव अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर स्टेटस सच एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी, दैट्स ट्रू। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या आपके सिस्टम डिजाइनर्स हैं उनकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके, क्योंकि जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 में बात कर रहा है जी, ये एक एक्ट है जो प्रोडक्ट की लायबिलिटी को और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कहता है जी प्रोडक्ट लायबिलिटी इज द एरिया ऑफ लॉ इन विच मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स एंड रिटेलर्स आर हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एनी इंजरीज प्रोडक्ट कॉज। लायबिलिटी सिंपल क्या बता रहा है जी हमें प्रोडक्ट की क्या है, ये एक ऐसी डोमेन में बात कर रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स और रिटेलर्स सारे आ जाते हैं कि जी अगर प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सबको कैटेगोरिकली इन्वॉल्व करके और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी, if a product or any of its components parts are defective, its manufacturer may be liable for damage under the Consumer Protection Act or the common law of negligence। इन केस अगर आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी हैं उनके अलावा की बात की जाए, अगर आपके प्रोडक्ट के कोई भी कंपोनेंट कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल आती है तो उसमें क्या होता है मैन्युफैक्चरर्स को, जो उसने प्रोडक्ट बनाई है, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज। और अगर आप उसके अलावा बात करो तो आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, द कॉमन लॉ ऑफ नेग्लिजेंस, वो भी यही कहता है कि जो मैन्युफैक्चर है उसके एंड से नेग्लिजेंस हुई है एंड ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लीगल लायबिलिटी क्या है, इसमें हम नेग्लिजेंस की डेफिनेशन देखनी है हमें कि व्हाट इज द एक्चुअली नेग्लिजेंस इज। वैसे तो नेग्लिजेंस क्या है, किसी भी एंड से हो सकती है, कोई चीज़ आप इग्नोर कर दो, कुछ आपसे वैसे जान के इग्नोर हो जाए और कुछ आप अनजाने में इग्नोर कर दो। सो लेट्स सी व्हाट द बुक सेज अबाउट इट। द मैन्युफैक्चरर और सिस्टम डिजाइनर हैज फेल्ड टू टेक ड्यू केयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ द सिस्टम एंड दिस लैक ऑफ केयर हैज रिजल्टेड इन फेलियर लीडिंग टू द इंजरी। अब नेग्लिजेंस क्या बता रहा है, इट्स वेरी सिंपल। जो अगर मैन्युफैक्चर है उसके एंड से कहीं पे प्रॉब्लम आई है, ही इज फेल्ड टू, उसका जो डिजाइन बना रहा था उस सिस्टम का, उसको बनाते हुए कुछ फेलियर्स आ गए उसके एंड से, जो वो कट करना चाह रहा था और नहीं कर सका, तो उसका जो लैक आएगा वो क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन फेलियर लीडिंग टू द इंजरी। वो उसकी नेग्लिजेंस होगी जिससे वजह से किसी भी नुकसान हो गया और जो चीज उसको कवर करनी चाहिए थी प्रोडक्ट बनाते हुए उसने नहीं किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एक्चुअली अ नेग्लिजेंस। competences, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। competences क्या होती हैं, expertise। competences means knowledge and the ability to apply that knowledge। competency क्या है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियस ही बात है हमारे पास जो भी नॉलेज होता है, जो भी एबिलिटीज होती हैं जो हम सीखते हैं, और जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना कर लें उस नॉलेज को, तो उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाती है उसकी। सो इट्स एज सिंपल इज दैट आप उन्हीं कॉम्पिटेंसेस को होगे जो एबिलिटीज आपकी, वो एबिलिटीज एंड नॉलेज जो आपको उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हो। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई कंपनी
गाड़ी बनाती है। तो अब गाड़ी बनाने में उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं? जो जो पार्ट वो खुद बनाते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ their competencies, कि उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं तो वो बना रहे हैं। There is an understood assumption that all those engaged in the design and development of safety system of software are competent to perform the necessary task. और ऑब्वियसली बात है कि अगर हम बात कर लें कि ऐसे लोग जो इसको बनाने में इन्वॉल्व हैं, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि वो कॉम्पिटेंट होंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी इनके पास, उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा काम करने का, तभी वो ये काम कर रहे हैं, तभी उनको इस टास्क पे लगाया गया है। उनको सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पता होगा, और वही लोग उस सिस्टम पे काम कर रहे होंगे जो इसको जो अच्छा कर सकते हैं या जिनको इसके बारे में नो हाउ है। फिर बात कर रहे हैं फैक्टर्स सच एज ट्रेनिंग एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस आर आल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट traits for a component software engineer. Factors such as training and relevant experience are also considered important trait for a competent software engineer. अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है, उसको अपनी स्किल्स का पता है, अपनी नॉलेज का पता है, अपने काम का पता है, तो उसमें ट्रेनिंग और रेलिवेंट एक्सपीरियंस बड़ा रोल प्ले करेगा। जितना वो बंदा ट्रेंड होगा, जितना उसको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा, जितने उसने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया होगा, उतना ही उनके लिए। Now let's talk about the factors affecting system safety. Factors यहाँ पे आपको मैंने स्लाइड में सब बुलेट्स में लिखे हैं, so I'm going to explain them one by one in detail, so you need to listen it carefully. If you have any question, if you have any query regarding that, feel free to ask me. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हैजर्ड एनालिसिस की। अगर सिस्टम सेफ्टी में बात की जाए हैजर्ड एनालिसिस की, तो हैजर्ड एनालिसिस में आप क्या चीज़ें देखते हो कि ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को रिस्क में ना डालते हैं। तो जब हम सिस्टम सेफ्टी की बात करते हैं तो हम ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से, तो जब बात करते हैं सिस्टम सेफ्टी की, तो जो हैजर्ड चीज़ें होती हैं, ऐसे रिस्क की डिसीजंस, ऐसे रिस्क की एनालिसिस, ऐसे रिस्क की आउटकम्स, उन्हें हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर इफ़ दिस गोना हैपन देन व्हाट नेक्स्ट। उसमें हम सेफ्टी कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे श्योर कर सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आपकी सेफ है। देन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। अब उसमें आपके पास जो रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस आती हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम वो प्रोडक्ट उस रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बना रहे होते हैं, जो हमने अप्रूव करवाया होता है कस्टमर से, क्लाइंट से, किसी कंपनी से, या जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिस चीज़ पर भी हम काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दोज रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस, and we are bound to deliver the same specification oriented product or an full requirement product which we both agreed to start working on it. Then बात करें सिस्टम रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी की। हमारे उसमें सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? ऑब्वियसली बात है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। ऐसा ना हो कि we put everything on the particular system because we are going for the automation, and suddenly we come to know that after putting everything, the system is not that much reliable. If the system is not reliable, it means that there will be no safety of the company's data. So this thing is that the major factor which affects the system safety is system reliability and safety. जितना आपका सिस्टम रिलायबल होगा, उतना ही सिक्योर होगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग ऑन अ रिलायबल सिस्टम। देन इट कम्स द कैटेगरी ऑफ डिजाइन। आपके डिजाइन में क्या है? समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डिजाइन इस तरह से करते हो कि ऑटोमेटिकली वो यूजर फ्रेंडली भी हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो सिक्योर भी हो जाता है। समटाइम हमें डिजाइन में कुछ अमेंडमेंट्स करके उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी होती है। तो व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी प्लान, इट कम्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। देन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। किसी भी चीज को ऑनर करने से पहले, पब्लिक करने से पहले, एक जो फैक्टर हमारा और इम्पोर्टेंट है वो क्या है? उसकी टेस्टिंग। कोई भी चीज़ आप लॉन्च करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग लाजमी करते हो। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हम टेस्टिंग तो कर लेते हैं, बट व्हाट द डीबगिंग इज। एक्चुअली जब हम टेस्टिंग करते हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बिफोर लॉन्चिंग इज डीबगिंग। जैसे भी एरर आया, आपने उसको बग आया, आपने उस बग को रिमूव कर दिया, एंड दैट रिमूवल ऑफ बग विल गिव यू द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि एरर्स फ्री होगा। The next is safety integrity analysis and risk assessment. अब safety integrity analysis and risk assessment क्या कहता है? First, there are three things. First of all, the safety. अब obviously बात है, if someone is paying you, someone is paying your company for a particular task or for a particular activity, then the most important thing for us is the it's a safety. कि हम उस part की safety को कैसे ensure करेंगे? And then we need to calculate the risk assessment.
अब रिस्क असेसमेंट क्या है कि इन केस अगर सेफ्टी ब्रीच होती है, अगर सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो व्हाट विल बी द रिस्क जो कि कंपनी फेस कर रही होगी, उसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है जो कंपनी को फेस करना है, ताकि हम उन्हें क्लियरली मेंशन कर सकें कि दीज काइंड ऑफ रिस्क कैन कम अप विद द प्रोडक्ट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज द डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करें, और जब कस्टमर को कोई चीज़ डिलीवर की जाए तो उसको डॉक्यूमेंटेटेड सपोर्ट के साथ उसको डिलीवर की जाए। उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो कि अच्छा ये ऐसे काम हुआ, ये ऐसे हुआ। इन केस जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी खत्म हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट हमारा मेच्योर हो जाता है, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है। हम उन्हें जब डाटा हैंड ओवर करते हैं तो वी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें बताएं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये आपके साथ अटैच कर दिए गए हैं, आपको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज, the checklist, the documents are always there. You can rely on them. Or in case you still cannot able to solve the problem, you can come to the company, you can come to the relevant person, or you can go to any technical person who can understand those languages. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना सही था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये एक छोटा टॉपिक है जो हम इसको कवर कर रहे हैं। सो यू गाइस आर लकी टू हैव इट। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो फील फ्री टू आस्क मी, और आप मुझसे कहीं पे भी पूछ सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में पूछ सकते हो। मैं देख रहा था इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हो, आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो उसमें, और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं वीडियोस से आप लेक्चर्स लोगे और इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, जो कि बहुत मैंडेटरी है, और उसके बगैर आपका सेमेस्टर क्लियर नहीं हो सकता। सो टेक केयर, वीडियो देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो सेकंड लेक्चर की वो भी आपको इन अ डे और टू, एंड यू विल बी हैविंग इट इन अ कपल ऑफ डेज।